एक तो इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है ना। बीच में एक लिक्विड जैसा मटेरियल भरा होता है, जो कि कैसा होता है, अंदर जो मटेरियल भरा होता है वो जेल जैसा होता है, उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स हो गया, इसी को क्लोरोप्लास्ट में ऐसे मटेरियल होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, और इनर अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन, और ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। और दोनों के बीच में जो खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इस खाली स्पेस को हम लोग बोलते हैं इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है ना। अंदर जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये मैट्रिक्स है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया ही लास्ट क्लास में छोड़ा था ना। हाँ, तो यस। अब इसमें ये ग्रैन्यूल्स कुछ मौजूद हैं, यहाँ पे राइबोसोम मौजूद है। तो राइबोसोम, एक चीज मैंने आपको और मुझे याद है, एक चीज मैंने आपको और बताई थी। मैंने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक इसका खुद का डीएनए पाया जाता है, और इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी डीएनए। एम्प्टी डिनोट्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है, दिस इज सिंगल एंड सर्कुलर। तो एक ही डीएनए पाया जाता है और सर्कुलर डीएनए होता है। सिंगल और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और ये किससे मैच करता है? इट मैचेस विद बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरियल डीएनए से मैच करता है। ऐसा माना जाता है, इट इज कंसीडर्ड कि ओल्डर टाइम पे एक बैक्टीरिया रहा होगा जो कि एरोबिक बैक्टीरिया रहा होगा, और वो एरोबिक बैक्टीरिया किसी यूकेरियोटिक सेल के अंदर चला गया और वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया फ्यूचर में जाकर के। ऐसा माना जाता है। इसका ओरिजिन, ये हायर लेवल पे एक थ्योरी है, ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वो ये कहती है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल थी जो यूकेरियोटिक सेल के अंदर चली गई। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से मैच करता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। दैट इज द स्ट्रॉन्ग फैक्ट बिहाइंड इट। दूसरा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो इनकी फोल्डिंग है, मेम्ब्रेन की फोल्डिंग, इसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। थोड़ा सा क्रिस्टी को मैं इलाबोरेट करके बताना चाहूंगा कि अब आप क्रिस्टी देखेंगे तो क्रिस्टी, ये जो येलो कलर की आपकी बनी हुई है, सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी, ये आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई, और ये आपकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे क्या है? क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर कुछ गोल गोल से पार्टिकल लगे होते हैं। क्रिस्टी के ऊपर ये जो पार्टिकल लगे होते हैं, इन पार्टिकल्स को हम लोग, वैसे इन पार्टिकल्स में ये नीचे वाला पार्ट जो, इसको हम लोग बोलते हैं एफ नॉट, और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एफ वन पार्टिकल, है ना। तो एफ नॉट और एफ वन पार्टिकल, और ये जो F1 पार्टिकल है, इस पार्ट को हम लोग ऑक्सीजोम्स भी बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स। और ये एक्चुअल में है क्या चीज? दिस इज एटीपी सिंथेज एंजाइम, एटीपी सिंथेज। तो ये जो F1 पार्टिकल होते हैं या जो ऑक्सीसोम्स होते हैं, इन्हीं में एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो यहीं पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फंक्शन क्या होता है? ये एडीपी से एटीपी बनाने का काम करते हैं। तो ये इस तरह से एडीपी से एटीपी बनाने का फंक्शन करते हैं। देयर फंक्शन इज टू मेकिंग एडीपी फ्रॉम एटीपी। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? मेरा इंटरनेट फुल आ रहा है, एकदम जबरदस्त। इनफैक्ट नाउ आई एम यूजिंग वेरी हैवी मॉडेम। तो अभी तो मेरे एंड पे मुझे लगता नहीं दिक्कत होनी चाहिए। आप अपना इंटरनेट चेक करो जरा। तो ये जो ऊपर वाला मैंने आपको पार्ट बताया, इसको आप ड्रॉ कीजिए एक बार। और नोट कर लिया जाए, नोट कर लीजिए, तो मुझे बताइए फिर।
हो गया भाई? चले भाई, स्टार्ट किया जाए? हो गया? बोलो भाई, कुछ तो बताओ, हुआ नहीं हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया डायग्राम आप लोग लास्ट टाइम बना चुके थे ना? सिर्फ ये ऊपर वाला ही डायग्राम बनाया था ना क्रिस्टी का? ऋषिका, यस सर। क्या वो बना लिया, ड्रॉ कर लिया? यस सर, बना लिया। ठीक है। ताहिरा? यस सर, डन। ठीक है, चलो नोट करिए। माइटोकॉन्ड्रिया was first observed by, क्योंकि ये भी पूछा जाता है नीट के लिए, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कोलिकर। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया देखने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है कोलिकर को। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कोलिकर एंड सी बेंडा एक साइंटिस्ट थे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सी बेंडा ने खोजा नहीं था। सी बेंडा माइटोकॉन्ड्रिया, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? सबको क्लियर नहीं आ रही? सर आ रही है। ताहिरा, योर नेट इज वीक, एक बार फिर से आप अपना इंटरनेट रीसेट करो बेटा, और या फिर से एक बार रिज्वाइन करो आप, है ना? आपके नेट पे थोड़ी सी दिक्कत होगी बेटा। ठीक है, तो मैं ये बोला था कि इसको जो डिस्कवर किया हुआ था, इसको सी वेंडा ने डिस्कवर किया हुआ था। इट वाज डिस्कवर्ड बाय सी वेंडा, सॉरी, इट वाज मींस इट वाज सीन बाय कोलिकर। तो सबसे पहले देखो, इसको देखा हुआ था कोलिकर ने, है ना? और इसको जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, द टर्म वाज कॉइन्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। तो नोट करेंगे, द नेम माइटोकॉन्ड्रिया was coined by the name mitochondria was coined by C. Venda. Mitochondria were mitochondria were observed by Kolliker and the name the name mitochondria was coined by C. Venda. C. Venda. अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है, दे जनरेट एनर्जी। आप इनको पावर हाउस बोलते हो, आपको तो पहले से पता है ना? सो नोट करेंगे, द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी
production of energy in form of ATP, production of energy in form of ATP by oxidative phosphorylation. कोई बता सकता है व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? जनरेशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. बताओ भाई, कौन बताएगा व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? अरे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना, ऑक्सीजन की वजह से क्रेब साइकिल चलती है. तो पहले नोट कर लो, फिर मैं लिखाता हूँ. द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज जनरेशन ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड क्रेब साइकिल. तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल यहां पे चलता है. ठीक है. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट जुड़ जाता है और एडीपी से एटीपी बनना, है ना, यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड बनते हैं. तो एडीपी से एटीपी बनने की प्रोसेस को हम लोग फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं. अब ये ऑक्सीजन की वजह से होती है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं. ठीक है ना. तो दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, है ना, एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. ठीक है. तो नोट करेंगे, ब्रैकेट में नोट कर लो. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. डिफॉस्फोराइलेशन का मतलब हो जाएगा उल्टा, एटीपी से एडीपी बन जाना. ठीक है. याद रखिएगा, हम लोग बार बार ये टर्म यूज करेंगे, इसलिए आपको याद होना चाहिए. ठीक है. तो ये हुआ कॉन्डिया का फंक्शन. राइट. नेक्स्ट पॉइंट, they are not found in prokaryotes. They are not found in prokaryotes and anaerobic eukaryotes. They are not found in prokaryotes and anaerobic eukaryotes. Next point. अच्छा, इसमें एक चीज और लिख लेना. दे आर इसी में they are also absent in the mature RBC of they are also absent in mature RBC of mammals. They are also absent in mature RBC of mammals. ठीक है. Next point. The size of mitochondria is 1.0 to 4.1 micrometer. The size of mitochondria is 1.0 to 4.1 in length and 0.2 to 1.0 micrometer in diameter. Next point. Outer membrane is permeable to
number of metabolite. Outer membrane is permeable to number of metabolite, while inner membrane is not permeable to all metabolite. It is permeable for a very few. It is permeable for a very few metabolite. A very few metabolite. तो आउटर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ज्यादा होती है, इनर मेम्ब्रेन बहुत कम को अलाउ करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, द इनर मेम्ब्रेन have finger like structures. Inner membrane have finger like structures called cristae. Full stop. The cristae have tennis racket like. The cristae have tennis racket like. The cristae have tennis racket like structure called elementary particle. Called tennis racket like structure called elementary particle. Full stop. It is made up of F naught and F1 particle or oxysomes. It is made up of F naught and F1 particle called oxysomes. Next point. Particle functions as F1 particle functions as ATPase. F1 particle functions as ATPase enzyme. F1 particle functions as ATPase enzyme. ATPase enzyme which synthesis ATP, which synthesis ATP by oxidative phosphorylation.
ATPase enzyme are responsible for oxidative phosphorylation. Next point. The matrix is semi-fluid like structure. The matrix is semi-fluid like structure which contain the matrix is semi-fluid like structure which contain protein particle ribosomes, protein particles, comma ribosomes, comma RNA, comma DNA, comma enzymes of Krebs cycle, full stop. Next point. The mitochondria have its own DNA which is generally circular, but अंडरलाइन करेंगे, ठीक है ना, but it can be linear, मतलब एक्सेप्शनली लीनियर हो सकता है, but it can be linear, ठीक है, फुल स्टॉप. नीचे लिखना नोट, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, नोट लिखिए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए is semi-autonomous as it can divide itself. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आपको बता ही दिया मैंने, क्या काम करता है. फिर एफ नॉट का फंक्शन क्या था? किसका? एफ नॉट का क्या, वो तो स्टॉक है, कुछ नहीं. एफ नॉट इट्स अ स्टॉक, ओके सर. रोके रहने का काम करता है, ये बेस की तरह फंक्शन करता है और कुछ नहीं. एफ नॉट इस तरह का पार्टिकल. ओके सर. मेनली जो एटीपी ये F1 पार्टिकल है, ये इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड होता है. इसको आगे से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसे ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है. जैसे तरबूज को 4 पीस में काट दिया जाए, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन आयन लीक करते हैं, जिसकी वजह से एटीपी की सिंथेसिस करती है. लेकिन कैसे सिंथेसिस होती है, चलो वो आप मतलब वो आपके सिलेबस में नहीं है, किस तरह से चलता है, किस तरह से फंक्शन करता है, इतना डीप में नहीं है, जो सब मास्टर्स वगैरह में पढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, अब आ जाते हैं प्लास्टिड्स, है ना, प्लास्टिड्स. तो देखो प्लास्टिड्स क्या होते हैं. तो प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं, दे आर मेनली फाउंड इन प्लांट सेल्स, है ना. तो पहले देख लेते हैं प्लास्टिड्स.
देखो, प्लास्टिड्स प्लांट में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में, और प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर का होता है और ये फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? ये ग्रीन कलर देता है तो प्लांट को, तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्लास्टिड यही है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है। और दूसरा ये रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस का काम यही करता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये ग्रीन को छोड़ के इट गिव्स कलर, है ना। तो कलर किसको देता है? लीव्स को तो नहीं देता, लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं। कलर्ड लीव्स जो होती हैं उनको ये कलर देता है, इट गिव्स कलर। तो मेनली इसका कलर काम होता है, इट गिव्स कलर फ्लावर टू फ्लावर, फ्लावर, और फ्रूट्स को यही कलर देने का काम करता है, फ्रूट्स एंड colored leaves except green color। तो ग्रीन को छोड़ करके बाकी कलर देने का काम यही करता है। दूसरा क्या काम करता है? दूसरी चीज क्या है कि क्रोमोप्लास्ट हो गया, है ना। और क्लोरोप्लास्ट दूसरा क्या क्या काम करता है? एज सच इसका दूसरा कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ कलर देने का ही काम करता है ना। और दे आर कलर्ड पार्टिकल्स, दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक पार्टिकल्स, ठीक है। अब क्रोमोप्लास्ट के बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं दे आर कलरलेस, तो इनमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता, कलरलेस। और दूसरा काम क्या होता है इसका? स्टोरेज ऑफ फूड, तो फूड को स्टोर करने का काम करता है। तो प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं, है ना, नोट कर लो। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों एक ही जैसे ऑर्गेनेल, क्योंकि दोनों में ही डीएनए पाया जाता है, बाकी किसी पार्टिकल में, किसी में डीएनए नहीं पाया जाता। डन सर। डन, चलिए नोट कीजिए। The term plastid was introduced by the term plastid was introduced by Ernest Haeckel. The term plastid was introduced by Ernest Haeckel. Ernest Haeckel. The plastids are semi, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया थी, semi autonomous. The plastids are semi autonomous organelle, semi autonomous organelle made up of double membrane. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, तीनों तरह के प्लास्टिड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है प्रोप्लास्टिड से, है ना। तो पहले प्रोप्लास्टिड पाए जाते हैं। प्रोप्लास्टिड्स में एक खास बात होती है, ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया भी खुद डिवाइड करके एक से दो हो सकती है। तो प्रोप्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये डिवाइड कर जाते हैं, और डिवाइड करके ये 3 तरह के प्लास्टिड में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। मतलब कि प्रोप्लास्टिड जो होते हैं दे डिवाइड, और डिवाइड होने के बाद ये प्रोप्लास्टिड ही क्लोरोप्लास्ट भी बन सकता है, और ये क्रोमोप्लास्ट भी बन सकता है,
और ल्यूकोप्लास्टिड। तो नोट करेंगे, प्रोप्लास्टिड्स have capability to divide. Proplastids have capability to divide and proplastids have capability to divide and they can differentiate into three kind of plastids. Chloroplast, chromoplast and leucoplast. Chloroplast, chromoplast and leucoplast. ठीक है, ओके। अब आप हेडिंग डालिए ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे, ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट का सिर्फ फंक्शन। ल्यूकोप्लास्ट तो करेंगे। ल्यूकोप्लास्ट they are non-green full stop grana and photosynthetic pigment. Sir, can you please repeat this? Grana and starting से. they are non-green grana and photosynthetic pigment. Grana and photosynthetic pigments are absent. Photosynthetic pigments are absent. फुल स्टॉप। आप देखो ये जो होते हैं ना आपके ल्यूकोप्लास्ट नोट करेंगे, देयर फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड। देयर फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड। देयर फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड। अब देखो ये क्या स्टोर करते हैं, उस हिसाब से हम लोग इनका नाम रखते हैं। अगर ये स्टार्च को स्टोर करते हैं, है ना, तो ये तीन तरह के हो सकते हैं। अगर ये फूड के फॉर्म में स्टार्च को स्टोर करते हैं तो इन्हीं ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, एमाइलोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट वो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो स्टार्च को स्टोर करते हैं। सेकेंड, जो लिपिड को स्टोर करते हैं, लिपिड या यूं कहें जो फैट को स्टोर करते हैं। तो अगर ल्यूकोप्लास्ट लिपिड या फैट को स्टोर करते हैं तो उन्हें हम इलाइयोप्लास्ट कहते हैं। इलाइयोप्लास्ट। थर्ड, अगर ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं तो हम इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। इन्हीं को हम एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, राइट। तो ल्यूकोप्लास्ट तीन तरह के हो सकते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट।
ठीक। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, अब देखो भाई क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं। देखो क्लोरोप्लास्ट में, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, और बीच में जो लिक्विड भरा है सेमी फ्लूइडाइज, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको थैलाकोइड्स बोलते हैं, है ना। और थैलाकोइड्स, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रेनम कहते हैं, है ना। तो बहुत सारे थैलाकोइड मिलकर के ग्रेनम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इन्हीं ग्रेनम के अंदर, या यूं कहें कि ग्रेनम के अंदर, इन्हीं के मेम्ब्रेन में, इन्हीं में पाया जाता है जो पिगमेंट पाया जाता है, दे हैव क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट किसका कंपाउंड है? क्लोरोफिल पिगमेंट इज मैग्नीशियम कंपाउंड। तो मैग्नीशियम का कंपाउंड होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। इसमें एक खास बात और होती है कि इसके अंदर इसका खुद का डीएनए पाया जाता है, जो कि सिंगल और सर्कुलर होता है और बैक्टीरियल डीएनए से मैच करता है। तो दिस इज डीएनए which is single and सर्कुलर। तो सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है इसके अंदर। नोट कर लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद फिर क्लोरोप्लास्ट लिखते हैं। Done, sir. डन। हेलो।
चलिए नोट करिए। क्लोरोप्लास्ट, they possess photosynthetic pigment। सर हाँ, रिपीट कर दो। the chloroplast possess photosynthetic pigment। The chloroplast possess photosynthetic pigment, photosynthetic pigment called chloroplast, sorry, chlorophyll। The photosynthetic pigment called chlorophyll, which is a magnesium compound। They also contain carotenoids। They also contain carotenoids। Next point, chloroplast of algae, the chloroplast, स्टार बना के लिखेंगे, नोट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The chloroplast of algae are called chromatophores। The chloroplast of algae are chromatophores। Next point, the number of, next point also important, the number of chloroplast guys please wait करना एक मिनट। सर द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, The number of chloroplast, next point जो है वो भी एक तरह से ये है, नोट पे आएगा, नीट का ही क्वेश्चन है, नोट करेंगे। द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर फिक्स usually for a species। The number of chloroplasts is usually for a species। Fix for usually a species। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, they are of various species। They are of various species, sorry, they are of various shape। देखो जैसे मैंने आपको एल्गी पढ़ाया था तो मैंने आपको इनफैक्ट एल्गी में लिखवा दिया था,
कि क्लेमाइडोमोनास में कप शेप पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। Yes, चलो अच्छा sir. बताओ फिर इसी बात में मैंने आपको लिखवाया था स्पाइरोगायरा में कैसे पाए जाते हैं? बोलिए भाई, स्पाइरोगायरा में कैसा पाया था क्लोरोप्लास्ट? याद नहीं आपको? मैंने लिखवाया है, आप एक बार देखिएगा। तो आप इनके शेप जो आपको मैंने ग्रीन एल्गी में जो शेप लिखवाए थे वो शेप आपको याद रखने पड़ेंगे। यू हैव टू क्राइम इट। रॉड शेप तायरा नहीं भाई, रॉड शेप नहीं होता, इट्स रिबन शेप, रॉड शेप नहीं होता। आप याद करिएगा, वो शेप याद रखिएगा, वो आपसे पूछा जाएगा ग्रीन एल्गी में क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट is called stroma. The ground substance of chloroplast is called stroma. Is called stroma. ठीक है? It is semi-fluid and it is semi-fluid and made up of 50%. It is semi-fluid and made up of 50% soluble protein. Next point. The chloroplast have its own DNA. It is circular. Will you please repeat this line? Chloroplast have Please repeat it. chloroplast have its own DNA, which is usually circular, which is usually circular, but it may be linear. ठीक है, next point. The function of chloroplast is making food. The function of chloroplast is making food with help of C3 cycle, C3 and C4 cycles. C3 and C4 cycle हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। C3 and C4 cycles, comma, photolysis of water. देखो फोटो मीन्स होता है लाइट के प्रेजेंस में, लाइसिस माने टूट जाना, तो वाटर के मॉलिक्यूल का लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होना फोटोलिसिस कहलाता है। तो कॉमा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, एंड फोटो फॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करता है और ये फोटो फॉस्फोराइलेशन करता है। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब एटीपी का बनना। ठीक है, तो C3 C4 साइकिल चलाता है। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फूड बनाना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, और फोटो फॉस्फोराइलेशन करता है। ये इसके फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट, सो ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। आप एक और लिखना क्रोमोप्लास्ट, नोट करिए क्रोमोप्लास्ट।
अब देखो क्रोमोप्लास्ट का मैंने आपको बताया कि इनका फंक्शन होता है कलर देना, प्लांट की लीव्स को कलर देने का, मतलब जो कलर्ड लीव्स होती हैं, जैसे करोटन हो गया, उनको हम लोग वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं एक्चुअली। जो कलर्ड लीव्स होती हैं उनको हम लोग वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट, है ना? तो क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, मैंने आपको बताया फ्लावर में पाया जाता है, फ्लावर्स को कलर देता है, फ्रूट, अलग-अलग कलर के फ्रूट होते हैं, उनका काम देता है। और वेरीगेटेड लीव्स होती है जिससे करोटन की जो जिनमें छींट पड़ी होती है, जो डिस्टिंक्ट डिफरेंट कलर्ड पैटर्न की बनी होती है, वो सब वेरीगेटेड लीव्स कहलाती हैं। ठीक है? तो नोट करेंगे, क्रोमोप्लास्ट they are the plastids which contain सर रिपीट करना। the chromoplast are the plastids which contain carotenoid pigment. Chromoplast are the plastids which contain carotenoid pigment. नोट करेंगे, they gives color to flower, fruits and variegated leaves. Next point, they are also site for synthesis of they are also site for synthesis of site for synthesis of lipid. तो यहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस होती है, मतलब फैट वगैरह बनता है। ठीक है? अब क्या है नेक्स्ट, ऑर्गेनेली क्या है? राइबोसोम्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए राइबोसोम्स। राइबोसोम नहीं, रुको एक मिनट ना। राइबोसोम तो छोटा ऑर्गेनेल हो गया, साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट हेडिंग डालो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पढ़ा जाएगा, न्यूक्लियस बड़ा ऑर्गेनेल है, राइबोसोम फाइबोसोम तो छोटे छोटे से। नेक्स्ट न्यूक्लियस पढ़ा जाएगा। न्यूक्लियस वेट, गिव मी 1 सेकंड। मैं जरा डायग्राम निकालूं न्यूक्लियस का, फिर हम लोग न्यूक्लियस पढ़ते हैं। डायग्राम या न्यूक्लियस,
देखो ये न्यूक्लियस का डायग्राम है ना। आप न्यूक्लियस में आप देखिए, न्यूक्लियस नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल में ही पाई जाती है, प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती, तो प्रोकैरियोट में हम लोग टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियोलस। अब देखो न्यूक्लियस की ये न्यूक्लियर एनवेलप है, देखो इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहना गलत बात है ना, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहना इसको गलत बात है, हम इसे न्यूक्लियर एनवेलप ही कहेंगे। रीजन क्या होता है कि ये इसका इनर मेम्ब्रेन होती है और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना है, तो इसलिए हम इसको एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, उनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर से जैसे बाहर अंदर बाहर कौन आ सकता है, अंदर बाहर कुछ एलिमेंट्स आ सकते हैं, सेलेक्टिव सब्सटेंस आ सकते हैं, चैनल गेटवे की तरह काम करता है। तो यहाँ से जैसे मैसेंजर आरएनए अंदर बाहर आ सकता है, निकल सकता है, एमआरएनए, टीआरएनए, है ना, ये सब चीजें अंदर बाहर आ सकती हैं, कुछ मेटाबोलाइट, ठीक है, हर चीज इससे अंदर बाहर नहीं आ सकती है। ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस की जो वॉल एनवेलप होता है, इसी से ये आप देख पा रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये चिपके हुए होते हैं, इसी से ओरिजिनेट होते हैं, तो मैंने आपको ईआर में लिखवाया भी था। बीच वाले इस पार्ट को हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, इट इज साइट फॉर राइबोसोम सिंथेसिस, राइबोसोम यही बनते हैं, राइबोसोम सिंथेसिस, तो इसको हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोलते हैं, है ना। और ये क्रोमेटिन फाइबर हो गया, ये क्रोमेटिन पाया जाता है। क्रोमेटिन जो होता है, ये क्रोमेटिन दो चीज से मिलकर के बना होता है, एक तो हिस्टोन से बना होता है और प्लस यहाँ पे बना होता है हिस्टोन प्लस डीएनए से, ये दो चीजें मिलकर के क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करती है ना, हिस्टोन और डीएनए, राइट। तो ये न्यूक्लियस का, और इसके अंदर एक न्यूक्लियो जो मौजूद है, ये जो लिक्विड मौजूद है, उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। डायग्राम बनानी है, न्यूक्लियोप्लाज्म। चलो भाई लोगों, डायग्राम बना लो जल्दी से। एक चीज इसमें और नहीं, ठीक है, सही तो न्यूक्लियस दे रखा है, जल्दी से बना डालिए इसका डायग्राम। डन हो गया भाई? No, sir.
न्यूक्लियस का आपको डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है और न्यूक्लियस से आपके स्कूल में पूछा भी जा सकता है। सर न्यूक्लियर पोर्स के नीचे क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियर पोर के नीचे मैंने लिखा हुआ है कि इससे जो चीज पास हो जाती है ना, तो mRNA पासेस फ्रॉम इट, ठीक है, tRNA पासेस फ्रॉम इट, है ना, नोट कर लो, पासेस mRNA, tRNA एंड मेटाबोलाइट्स, ओके सर। ये चीजें से पास हो जाती हैं। Done, sir.
चलिए डन, ठीक है, नोट करिए न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को वैसे हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, है ना, दिस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। नोट करेंगे, न्यूक्लियस डिस्कवर किसने किया था सबसे पहले, किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ना, फोंटाना ने देखा था। बहुत सारे मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया हुआ था, ठीक है। ब्राउन, इसका बोमैन ने इसका नाम दिया हुआ था, ठीक है। और नोट करो, चलो पहले इट वाज, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इट वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना, it was discovered by Fontana in 1781. It was discovered by Fontana and इसको एज ए ऑर्गेनली डिस्क्राइब करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है रॉबर्ट ब्राउन को, है ना। रॉबर्ट ब्राउन, नोट कर लो, इसी में नोट कर लो, इट वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना, जिसे कंफ्यूजन है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना एंड it was described as it was described as cell organelle, it was described as cell organelle by रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने इसको डिस्क्राइब किया और कहा ये सेल ऑर्गेनेली है। इट वाज डिस्क्राइब्ड एज सेल ऑर्गेनेली बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, it contain nucleolus which is site for manufacturing of ribosome, Sir, it contains nucleolus which is site for manufacturing of ribosome। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, nucleolus do not have any membrane, nucleolus do not have any membrane, नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये फर्स्ट पॉइंट बताना जरा, मैंने क्या लिखा है? discovered by Fontana. ना, न्यूक्लियस नहीं लिखो, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस लिखते हैं ना, न्यूक्लियोलस वाज फर्स्ट, nucleolus was discovered by Fontana, nucleolus was discovered by Fontana and it was first described by Robert Brown। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? It contains nucleolus, which is site for manufacturing of ribosomes. नोट करेंगे, it contains काट दो, it is site for ribosome manufacturing, it is site for ribosome manufacturing। इसके आगे जोड़ लो, hence called factory of ribosome, hence called factory of ribosome। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा, तो न्यूक्लियोलस जो था, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज है, न्यूक्लियोलस जो था वो पहले डिस्कवर किया गया, किसने डिस्कवर किया? फोंटाना ने, है ना।
और डिस्क्राइब किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना। एक फैक्चुअल चीज पहले और लिखो, न्यूक्लियस इज लार्जेस्ट, न्यूक्लियस नॉट न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस इज लार्जेस्ट cell organelle, nucleus is largest cell organelle in animal cell, nucleus is largest cell organelle in animal cell, nucleus is largest organelle in animal cell, प्लांट सेल में लार्जेस्ट कौन होगा? Vacuole. वेरी गुड, वैक्यूल, है ना। नेक्स्ट, दो, ये भी अंडरलाइन करके कहेंगे, दो इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, though it was first observed by Leeuwenhoek, वही एंटोनी वॉन लीवेनहोक, ठीक है ना, लीवेनहोक in RBC of fish while अच्छा चलो रिपीट कर देते हैं, नोट करो। nucleus is largest organelle of animal cell, though it was first observed by Leeuwenhoek in RBC of fish, full stop. It was first studied by Robert Brown in the root of orchid. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, it is present in all eukaryotic cell. It is present in all eukaryotic cell except sieve cell. हम लोग पढ़ चुके हैं ना, sieve cells and RBC of mammal, except sieve cells and RBC of mammal. Generally, a cell have, next point है, generally a cell have single nucleus. Generally a cell have single nucleus, but they may be number of nucleus, in fungi. ठीक है, नेक्स्ट, nucleus contain 9 to 12% DNA. कॉम्पोजिशन किसकी चीज से बनी होती है? 5% RNA, 3% lipid,
15% प्रोटीन and 65%, तो 15% जो है that is बेसिक प्रोटीन, मतलब हिस्टोन होता है बेसिक प्रोटीन, और 65% नेचुरल प्रोटीन एंड एंजाइम, नेचुरल प्रोटीन एंड एंजाइम। तो ये इसका न्यूक्लियस का केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। और ये लिखवा दिया, न्यूक्लियस बता ही दिया, ठीक है। तो आप एक काम करो, एक हेडिंग डाल लो जिससे कि आप, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हेडिंग आप मुझे रिमाइंड कराओगे नेक्स्ट क्लास में। हेडिंग डालो कल, मतलब कल क्लास में हेडिंग डालोगे क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलिए।